अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर का। इसमें हम जब कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें कुछ गलतियां होती हैं, जैसे हम रेपिटिशन करते हैं या फिर हम रिडंडेंसी फॉलो करते हैं या फिर हम डबल कोई चीज़ें यूज़ कर देते हैं, वर्डिंग ऐसे यूज़ कर लेते हैं या पैरेललिज्म का स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते। तो इन सारी गलतियों के बारे में हम देखेंगे। आप अपनी राइटिंग को, आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, आप ऐसे लिख रहे हैं या फिर कोई MCQs हल कर रहे हैं, तो आप इन गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं। सबसे पहले रेपिटिशन आपने नहीं करनी। रेपिटिशन आपने हर सूरत में अवॉइड करनी है। कौन सी रेपिटिशन जो मैं आपको अभी बताऊंगी। सबसे पहले डबल सब्जेक्ट आप यूज़ नहीं कर सकते। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट कोई नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, कोई भी चीज़, कोई क्लास हो सकती है, कोई फ्रेज हो सकती है कि जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को डिसाइड करे, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे शी है, शी इज़, रिया इज़। तो शी और रिया यहाँ पे दोनों ही हेल्पिंग वर्ब को डिसाइड कर सकते हैं, तो ये दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। इसका मतलब कि एक सब्जेक्ट एक साथ, दो सब्जेक्ट एक साथ नहीं आ सकते। इसी तरह डबल रिलेटिव प्रोनाउन रॉन्ग होता है कि द बॉय हु डैट केम फर्स्ट। मतलब क्या ये हुआ हु डैट, या हु यूज़ करें या डैट यूज़ करें। बहुत से स्टूडेंट्स ने जब वो पैराग्राफ लिखते हैं ना, स्पेशली ऐसे में, तो वो हु डैट इस तरह का वर्ड बहुत ज़्यादा ही यूज़ कर लेते हैं। तो फिर एग्जामिनर को पता चल जाता है आपने ग्रामर कोई नहीं पढ़ी, आपको आता जाता कुछ नहीं है। तो आपने डबल रिलेटिव प्रोनाउंस, आपको पता है कि हु, विच, डैट ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, तो आपने कभी भी रिलेटिव प्रोनाउंस यूज़ नहीं करने। द थिंक, विच, डैट आर कन्फ्यूजिंग, तो विच डैट भी नहीं कर सकते, या विच करें या डैट करें। आपको पता है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हु जो है वो ह्यूमन्स के लिए यूज़ होगा ज़्यादातर, डैट एनिमल्स और ह्यूमन दोनों के लिए यूज़ हो जाएगा, विच जो होगा वो नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स के लिए यूज़ होगा। तो इन रूल्स को इनके हिसाब से यूज़ करना है। इसी तरह डबल प्रीपोजिशंस भी गलत होती हैं। जैसे आप चेयर पे बैठे हैं, तो यू आर सिटिंग ऑन दी चेयर, तो आप ऑन और ओवर दोनों नहीं बैठ सकती हैं। या आप सिटिंग ऑन दी चेयर या ओवर अ बेंच, आप किसी ऐसी जगह बैठे हैं। ऑन और ओवर दोनों इकट्ठे यूज़ नहीं हो सकते। इसी तरह डबल इंटेरोगेटिव भी रॉन्ग है। जैसे मैं आपको अभी एक लाइन बताऊं, मार्गरेट वॉज वंडरिंग व्हाट शी कुड डू टू हेल्प, या मार्गरेट वाज वंडरिंग व्हाट कुड शी डू टू हेल्प। अच्छा, इस तरह के जो लाइंस होती है ना, इसको इनडायरेक्ट क्वेश्चंस कहते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है कि मार्गरेट वाज वंडरिंग व्हाट कुड शी डू टू हेल्प, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंस में डबल इंटेरोगेटिव रॉन्ग होगा। डबल इंटेरोगेटिव कैसे रॉन्ग होगा? कुड से, शी से पहले क्या आया है? कुड आया है। शी, कुड शी, व्हाट कुड शी डू टू हेल्प। तो इसके बाद आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, कि मतलब इसमें डबल इंटेरोगेटिव हो जाएगा अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है इसी में। इसी तरह एक सेंटेंस है, शी थिंक्स वाई डज आई क्लाइंब द टॉप ऑफ माउंटेन। ये सेंटेंस आपको देख के बिल्कुल करेक्ट लग रहा होगा, शी थिंक्स वाई डज आई क्लाइंब द टॉप ऑफ माउंटेन। लेकिन इसमें मसला क्या है? इसमें क्वेश्चन में आपको अगर MCQs के तौर पे आ रहे हैं तो दो मसले दे सकते हैं। इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाया होगा, तो क्वेश्चन मार्क आना ही नहीं है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन की निशानी ये होती है कि दरमियान में क्वेश्चन होता है। दूसरा, इसमें देखें वाई आ गया है, तो वाई के बाद इसने डज भी लगा दिया है, तो वाई डज, ये दोनों फिर रेपिटिशन में आ जाएंगे, डबल इंटेरोगेटिव हो जाएंगे, जो कि रॉन्ग होगा। इसी तरह डबल परफेक्ट टेंस अगर आप यूज़ करें तो वो भी रॉन्ग होगा। जैसे एक सेंटेंस लिखें, आई हैड रिमेंबर्ड एट द एयरपोर्ट दैट आई हैड फॉरगॉट माई पासपोर्ट एट होम। इस सेंटेंस में दो दफ़ा हमने हैड यूज़ कर लिया है, आई हैड रिमेंबर्ड और आई हैड फॉरगॉट, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। डबल परफेक्ट हमारा रॉन्ग होता है। देखें, इसका फिर आपने करेक्ट कैसे करना है। इसका आप थोड़ा सा टेक्निकल है इसकी करेक्शन। इसमें देखें, आई हैड रिमेंबर, आप पहले पासपोर्ट भूलें या आपको बाद में याद आया, जो चीज़ बाद में हुई हो उसके साथ हैड नहीं लगाते, जो चीज़ पहले हुई हो उसके साथ हैड लगाते हैं। तो आपने पहले अपना पासपोर्ट भूला है, तो आई हैड फॉरगॉट माई पासपोर्ट एट होम, ये करेक्ट है। तो इसमें गलती कहाँ है? आई हैड रिमेंबर्ड में। तो आपने कहना है आई रिमेंबर्ड, यानी यहाँ पे आप हैड नहीं लगा सकते। इसी तरह एक और लिखें, ही हैड रियलाइज्ड डैट इट हैड बीन अ पीस ऑफ अप्रैल फुलरी।
तो इसमें क्या होगा, इसमें भी ही हैड रियलाइज्ड, उसने रियलाइज पहले किया, ये अप्रैल फूल पहले बना, अप्रैल फूल पहले बना, रियलाइज बाद में किया, जो चीज़ बाद में हो उसके साथ अब हैड नहीं लगाएंगे, तो ही रियलाइज्ड डैट ये करेक्ट होगा, ही हैड रियलाइज्ड ये गलत होगा। तो इस तरह डबल परफेक्ट जो होगा ये रॉन्ग होता है। नेक्स्ट देखिए, डबल फ्यूचर इज़ रॉन्ग लिखा हुआ, इसकी भी मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। लिखें, व्हेन आई विल कम टू लाहौर आई विल मीट यू, ठीक है, व्हेन आई विल कम टू लाहौर आई विल मीट यू। देखिए विल हो गया, गलत हो गया। इसमें आप क्या करेंगे, एक साइड पे आप विल यूज़ नहीं करेंगे। जो जुमला व्हेन से स्टार्ट होता है उसमें आप विल वाला नहीं इस्तेमाल करेंगे। व्हेन आई कम टू लाहौर आई विल मीट यू ये ठीक होगा, लेकिन व्हेन वाले जुमले में आप विल इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह अगर आप कंडीशनल में लाइक इस्तेमाल करते हो कि इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, तो ये भी गलत हो जाएगा। इफ़ वाले में यू आप विल इस्तेमाल नहीं करेंगे, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड ये आपका करेक्ट होगा। इसी तरह डबल नेगेटिव भी आपके साथ रॉन्ग होता है। बहुत से स्टूडेंट्स डबल नेगेटिव की गलती करते हैं और ये इतनी आम गलती है डबल नेगेटिव इस्तेमाल करने की कि आप सोच नहीं सकते कि हर कोई बंदा डबल नेगेटिव इस्तेमाल कर रहा होता है। डबल नेगेटिव कैसे होता है, आपने जुमले में नाट का लफ्ज़ यूज़ किया और जुमला आप शुरू कर ले हार्डली से, स्कार्सली से, लेस्ट से, अनटिल से, अनलेस से, फॉरबिड से, सेल्डम से, ये वर्ड लिख लें, बल्कि हार्डली, स्कार्सली, लेस्ट, अनटिल, अनलेस, सेल्डम, फॉरबिड, इनके मायने में ही नाट लिखा होता है, तो इनके साथ आप नाट इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे मैं आपको एक लाइन लिखवाती हूँ जो कि गलत होगी, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। तो देखिए अनलेस में तो पहले ही लिखा था कि आप वर्क हार्ड नहीं कर रहे, तो इसका तो फिर मायने चेंज हो गया। तो अनलेस यू वर्क हार्ड करेक्ट होगा, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड ये गलत होगा। इस तरह डबल नेगेटिव जुड़ जाए ना तो वो पॉजिटिव हो जाता है। जैसे अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, तो इसका मतलब होगा तुम मेहनत कर रहे हो, जो कि दो नेगेटिव आ गया ना, नॉट भी आ गया, अनलेस भी आ गया, तो इसका तो पॉजिटिव मायने होगा। तो पॉजिटिव मतलब तुम मेहनत ना भी करोगे तो पास हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। आपने अगर यहाँ पे अनलेस यूज़ कर लिया है, अगर आपने अनटिल यूज़ कर लिया तो फिर आप नॉट अवॉइड करेंगे, आप नॉट यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट होता है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी भी बहुत से लोग जब शोखी में इंग्लिश लिखते हैं ना, शोखी में कोई लाइन लिख रहे होते हैं तो वो कहते हैं प्लीज़ रिपीट इट अगेन। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं मैम प्लीज़ रिपीट इट अगेन, तो इसको रिडंडेंसी कहते हैं। रिडंडेंसी का मतलब होता है कि एक लफ्ज़ में मानी छुपा है तो फिर आप उसके उसके सेम मानी वाला वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हो। रिपीट में लिखा है, रिपीट के मायने में शामिल है अगेन, रिपीट का मायने ही दोबारा दोहराना है, तो फिर आप अगेन यानी दोबारा का वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें रिपीट इट अगेन गलत होता है, आप जस्ट रिपीट कहते हैं, रिपीट इट। इसी तरह एडवांस फॉरवर्ड, एडवांस का तो मतलब ही ये होता है कि फॉरवर्ड मूव करना, आगे बढ़ना, तो फिर इसके साथ फॉरवर्ड गलत होगा, तो एडवांस के साथ फॉरवर्ड नहीं लगाते। फ्री गिफ्ट, गिफ्ट तो होता ही फ्री है तो फ्री गिफ्ट नहीं कर सकते, आप जस्ट गिफ्ट लिखेंगे। क्लोज प्रॉक्सिमिटी, क्लोज या प्रॉक्सिमिटी दोनों में से एक यूज़ करें। प्रॉक्सिमिटी के मानी में जब क्लोज ऑलरेडी छुपा हुआ है तो आप इसके साथ क्लोज का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। फर्स्ट डेब्यू, डेब्यू क्या होती है, आपकी पहली कोई भी परफॉर्मेंस, कोई भी पहली चीज़, तो फर्स्ट डेब्यू का तो फिर सवाल ही नहीं उठता। मतलब डेब्यू के मायने में ही है कि आपकी पहली परफॉर्मेंस या पहली कोई चीज़, तो इसके साथ फर्स्ट नहीं आ सकता। एटीएम का एम स्टैंड फॉर मशीन, तो एटीएम मशीन क्यों बोलते हैं। इनोवेशन का मायने ही नई चीज़ है, तो न्यू इनोवेशन क्यों बोलते हैं, एक अकेला इनोवेशन बोलें। इसी तरह ओवर एग्जैजरेशन, एग्जैजरेशन का मतलब ही है किसी चीज़ को ओवर करके बताना, तो इसके साथ आप ओवर कभी भी लिखते हुए इस्तेमाल ना करें वरना आपका सेंटेंस गलत कंसीडर होगा। अल्टरनेटिव चॉइस, चॉइस हमेशा ही अल्टरनेटिव होती है, तो इसके साथ अल्टरनेटिव की ज़रूरत नहीं है लिखने की। ज्वाइन टुगेदर, चीज़ों को ज्वाइन का मतलब होता है टुगेदर, जोड़ना ही मायने इसका होता है, तो फिर आप ज्वाइन के साथ टुगेदर क्यों इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह सफिशेंट इनफ, तो इसमें भी वही तरीका है, तो आपने इन चीज़ों को अवॉइड करना है। नेक्स्ट वर्डाइनेस का कंसेप्ट होता है कि आप अगर कोई इतनी लंबी लाइन बोलते हैं, उनको अगर आप दो अल्फाज में बोल सकते हैं तो आप क्यों इतनी लंबी लाइन बोलते हैं। जैसे आप कहते हैं रिगार्डलेस ऑफ ओपिनियन, या फिर रिगार्डलेस ऑफ द ओपिनियन ही केम टू पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, जो रिगार्डलेस ऑफ द ओपिनियन है इसको आप आल्दो कह सकते हैं जब, तो आप क्यों रिगार्डलेस ऑफ द ओपिनियन कहते हैं। इसको वर्डीनेस कहते हैं कि अगर आप, इसका मतलब होता है आपकी वोकेबलरी कम है। वर्डीनेस आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास वोकेबलरी की कमी होती है।
आपने देखा होगा आइल्स के स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, जो जिसको आप आइलेट्स कहते हैं, वो लंबे लंबे सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, वो अलहदा चीज़ है, ये वर्डिनेस मिस्टेक है, इसको आपने ठीक करना होता है। इसी तरह इन द प्रोसेस ऑफ टेस्ट डिस्कशन, इन द प्रोसेस ऑफ टेस्ट डिस्कशन की जगह आप कर सकते हैं ड्यूरिंग, तो पूरी लाइन के बजाय एक वर्ड आ गया, ठीक है। इसी तरह एट द पॉइंट ऑफ टाइम, तो एट दैट पॉइंट ऑफ द टाइम की जगह आप देन यूज़ कर सकते हैं। देन एक आई केम टू रियलाइजेशन, तो आई केम टू रियलाइजेशन की जगह आप जस्ट आई रियलाइज्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह आप वर्डिनेस की मिस्टेक को ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पैरेललिज्म का है कि आपने पैरेललिज्म, ये मिस्टेक नहीं, ये आपने फॉलो करना है। पैरेलल आपका स्ट्रक्चर हमेशा सेंटेंस में पैरेलल स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब के सेम ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ आइडियाज़ होने चाहिए जो कि पार्ट ऑफ लिस्ट या कंपैरिजन का हिस्सा होने चाहिए। जैसे देखें टाइप 1 वर्ड्स में पैरेललिज्म होनी चाहिए, फ्रेजेस में पैरेललिज्म होनी चाहिए, क्लासेस में भी पैरेललिज्म होनी चाहिए। वर्ड्स में कैसे होगी, शी लाइक्स रीडिंग, आईएनजी आ गया ना, फिर आपने नेक्स्ट भी आईएनजी वाला यूज़ करना है, राइटिंग, फिर नेक्स्ट पेंटिंग भी आईएनजी वाला यूज़ होना चाहिए। तो इसको पैरेललिज्म कहते हैं कि आपने सेम फॉर्म ऑफ वर्ड्स या वर्ब्स इस्तेमाल करनी है। इसी तरह फ्रेजेस में भी आपने इसको फॉलो करना है। ही वांट्स टू अर्न मनी, सेव मनी एंड इन्वेस्ट मनी, तो इसमें आपने अर्न मनी, सेव मनी, इन्वेस्ट मनी, मनी आपके पास नाउन है, उसके साथ आपने कोई चीज़ एडजेक्टिव या कोई आपने एक्ट, जो एक्शन वर्ब्स होते हैं वो लगा दिए, तो आपने इसको सेम फ्रेज में लेके चलेंगे। इस तरह आप क्लासेस में भी पैरेलल स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। शी सेड डैट शी वुड कम, डैट शी वुड हेल्प एंड डैट शी वुड स्टे, तो आपने सेम तरह की क्लासेस करनी है। जैसे अगर एक मैं सेंटेंस आपको बोलूँ, कम होम, coming home, I thought that diligence cannot be preferred to the state of being honest, तो ये गलत होगा। देखें diligence क्या है, noun है, तो to the state of being honest, ये इसकी जगह हम ऑनेस्टी यूज़ कर सकते हैं कि मतलब हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन ही इस्तेमाल करें तो वो बेटर स्ट्रक्चर होगा। इसी तरह शी इज़ चार्मिंग, कर्टियस एंड अ ब्यूटी, ये गलत हो जाएगा। शी इज़ का चार्मिंग, कर्टियस एंड ब्यूटीफुल, यानी आपने सेम, अगर एक तरफ एडजेक्टिव है सारे एडजेक्टिव इस्तेमाल करें, चार्मिंग एडजेक्टिव है, कर्टियस एडजेक्टिव है एंड ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव होना चाहिए। इसी तरह शी वर्क्स ऑनेस्टली एंड इन डिलीजेंट वे, ये गलत हो जाएगा। शी वर्क, जब आपने ऑनेस्टली बोला है तो फिर आप डिलीजेंटली भी बोले ना, शी वर्क ऑनेस्टली एंड डिलीजेंटली, ना कि शी वर्क ऑनेस्टली एंड इन डिलीजेंट वे। इसी तरह शी वेंट टू डोम, अनलॉकिंग द डोर एंड डूइंग हर वर्क, तो ये भी गलत हो जाएगा। शी वेंट आ गया ना, वर्ब आ गया, वेंट की फॉर्म आ गई, पास्ट फॉर्म आ गई, तो अब इसको भी इसी तरह करेंगे। शी वेंट टू रूम, अनलॉक्ड द डोर, यानी ईडी वाली फॉर्म इसको फॉलो करते जाएंगे। तो इसको जैसे आप कहते हैं कोई चीज़ है, कोई अगर आप अपना ड्रेस लेते हैं तो उसमें कहते हैं सिमिट्री होनी चाहिए, तो ये पैरेललिज्म वही सिमिट्री है जो कहती है कि आप चीज़ों में पैरेलल स्ट्रक्चर फॉलो करें। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के साथ पैरेललिज्म होनी चाहिए। एंड या देन, ये जो फैन वॉइस होते हैं ना, इनके आसे पासे आसपास ना पैरेललिज्म होनी चाहिए। आई लाइक डांसिंग, सिंगिंग एंड प्लेइंग गिटार, तो एंड क्या है, फैन वॉइस है, तो इसमें ये करना है। इसी तरह विद को रिलेटिव कंजक्शंस, इधर और, नॉट ओनली बट आल्सो, इनके साथ भी पैरेलल स्ट्रक्चर फॉलो करना है। कंपैरिजन में तो आपने करना ही करना है पैरेलल स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए कुछ, ही लाइक टू स्विम, जॉगिंग एंड टू बाइक, तो यहाँ पे टू के साथ सारे हैं, तो जॉगिंग क्यों अलहदा है, तो जॉगिंग को भी टू के साथ करें। इसी तरह नेक्स्ट देखें, ही वांट टू स्टडी हार्ड, गेटिंग अ जॉब एंड ट्रैवल टू वर्ल्ड, तो ट्रैवल सिंपल सेंटेंस के साथ है, स्टडी भी सिंपल है, तो गेटिंग क्यों आईएनजी के साथ आ गया, इसको भी सिंपल करें ना। तो ये होती है हमारे पास पैरेललिज्म की गलतियाँ जिनको हमने दुरुस्त करना होता है। पैरेललिज्म हर सेंटेंस में हमने फॉलो करना होता है। आई होप आपको ये पैरेललिज्म का स्ट्रक्चर, इनके बारे में अच्छी तरह समझ आ गई है। इसमें जो चीज़ समझ ना आए वो आप पूछ सकते हैं, और आपने जब भी कोई पैराग्राफ लिखना है तो उसमें इन चीज़ों को फॉलो करना है। तो ये आज का लेक्चर था चैप्टर 4 का। नेक्स्ट चैप्टर 5 हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।